नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेज के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंडियन जनरल नॉलेज के मोस्ट क्वेश्चन। दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हैं यह आपके आने वाले जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हैं उनके अंदर पूछे जाएंगे। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी के अंदर एसएससी का हो गया, यूपीएससी का हो गया या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, सभी में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पीछे पूछे गए हैं या आगे आने वाली जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो करंट अफेयर जो है भारतीय जो सामान्य ज्ञान है, ये क्लास जो है डेली शाम को 9 बजे और अपनी इसी चैनल पर करंट अफेयर की क्लास आती है सुबह डेली मॉर्निंग के अंदर 6 बजे आती है। तो दोस्तों, करंट अफेयर के थ्रू जो है वर्ल्ड के और इंडिया दोनों लेवल के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, इंडिया और वर्ल्ड लेवल के, और शाम को 9 बजे भारतीय सामान्य ज्ञान की। तो दोस्तों, दोनों क्लास आप देखें ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनके अंदर आपको कुछ फ़ायदा हो। तो दोस्तों, सामान्य ज्ञान के अब क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। आज का मोटिवेशनल कोड है, जिंदगी की हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है। जिंदगी की हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है, हार मत मान तुझे अभी और पढ़ना है। जिंदगी की हर कठिनाइयों से तुझे आगे बढ़ना है, हार मत मान तुझे अभी और पढ़ना है। तो दोस्तों, ये है मोटिवेशनल कोड। तो अब शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सामान्य ज्ञान का फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, उत्तर गुप्त में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह है। उत्तर गुप्त के अंदर यानी जो गुप्त काल है, इसके मध्य जो विश्वविद्यालय था प्रसिद्ध हुआ था उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नालंदा विश्वविद्यालय। उत्तर गुप्त के अंदर जो नालंदा विश्वविद्यालय है और ये बिहार के अंदर है और ये प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, भानुगुप्त। एरण अभिलेख का जो है संबंध भानुगुप्त से है और एरण अभिलेख ये 510 ईस्वी में भानुगुप्त के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो राइट आंसर होगा इसका बी, गुप्त काल। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल था। और दोस्तों, बात करें गुप्त काल, तो ये भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता था। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना के रूप में भी जो है गुप्त काल को जाना जाता है। नेक्स्ट है, फाहियान कहाँ के निवासी थे? फाहियान कहाँ के निवासी थे? तो राइट आंसर होगा इसका सी, चीन। फाहियान है ये चीन के निवासी थे। और दोस्तों, जो फाहियान है ये चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है भारत के अंदर आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत के अंदर आए थे 5वीं ईस्वी के अंदर। 5वीं ईस्वी में जो है भारत के अंदर आए थे। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ, तो राइट आंसर होगा ए, गुप्त काल के अंदर। मंदिर निर्माण कला का जो जन्म है ये गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा बी, दिनार। यानी गुप्त काल के अंदर जो सोने की मुद्राएं होती थी उसे दिनार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री था जो भारत आया था? तो राइट आंसर होगा इसका डी, ह्वेन सांग।
ह्वेनसांग है ये एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन जब शासन कर रहे थे तो हर्षवर्धन के समय भारत आया था 7वीं सदी के अंदर। 7वीं सदी के अंदर जो है भारत आया था। और बात करें तो ह्वेनसांग ने बौद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों का भ्रमण किया था। बौद्ध से जुड़े हुए जो पवित्र स्थल थे उनका भ्रमण किया था और भारत के अंदर ये लगभग 15 वर्षों तक रहा था। 15 वर्षों तक रहा था। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है CU की, ह्वेनसांग की प्रसिद्ध पुस्तक आपसे पूछे कि कौन सी है तो CU की इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इसी पुस्तक के अंदर अपनी यात्रा का वर्णन किया था और तथा भारत के जो विवरण था उसने अपनी यात्रा का यानी जो उसने भ्रमण किया था उस भ्रमण का और अब भारत के अंदर जो है तत्कालीन भारत का विवरण उस CU की पुस्तक को के माध्यम से दिया था। तो CU की जो पुस्तक है ये ह्वेनसांग की है। नेक्स्ट है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था। बंगाल का कौन सा शासक है हर्ष का समकालीन था। तो राइट आंसर होगा A शशांक। बंगाल का शासक था जो है बंगाल का शासक था शशांक, ये हर्ष के समकालीन था। और बात करें शशांक, ये 7वीं सदी के अंत में बंगाल पर इन्होंने शासन किया था। 7वीं सदी के अंदर पर शशांक है ये 7वीं सदी के अंत के अंदर जो है बंगाल के शासक बने थे। और बात करें तो शशांक ये बंगाल का पहला महान राजा था। बंगाल का पूछे पहला महान राजा तो शशांक है ये बंगाल का पहला महान राजा था। और बंगाल यानी गौड़ राज्य की स्थापना शशांक के द्वारा की गई थी। जो गौड़ साम्राज्य था इसकी स्थापना अगर पूछे तो ये शशांक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था तो राइट आंसर होगा इसका D कन्नौज। और कन्नौज वर्तमान में यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो हर्ष के शासनकाल के अंदर कन्नौज जो क्षेत्र था, कन्नौज क्षेत्र था ये सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण शहर था। और बात करें कन्नौज है ये हर्ष के समय जो है हर्ष की राजधानी क्षेत्र था, हर्ष की राजधानी था। नेक्स्ट है हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा A बाणभट्ट। हर्ष की जो आत्मकथा है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। और दोस्तों हर्ष जो है हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था और इसने हर्ष चरित पुस्तक भी लिखी थी बाणभट्ट के द्वारा। अगर पूछे कौन सी पुस्तक लिखी गई थी तो दोस्तों जो हर्ष चरित पुस्तक है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी, यानी बाणभट्ट है ये हर्ष के दरबारी कवि थे। और बात करें हर्ष चरित जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। अगर पूछे कि संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी कौन सी है तो हर्ष चरित संस्कृत भाषा के अंदर लिखी गई पहली ऐतिहासिक जीवनी थी। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। वह गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी तो राइट आंसर होगा इसका D चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय है ये और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट है कन्नौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे। कन्नौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे तो इसका राइट आंसर होगा C मोखरी। मोखरी जो साम्राज्य है, मोखरी जो वंश है ये कन्नौज को सर्वप्रथम महता प्रदान करने वाले थे। नेक्स्ट है वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान एवं लेखक था तो राइट आंसर होगा इसका B हर्षवर्धन। बौद्ध राजा था हर्षवर्धन है ये संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। नेक्स्ट है हवा महल कहाँ अवस्थित है।
हवा महल कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका बी, जयपुर के अंदर हवा महल जयपुर में है। और बात करें हवा महल की तो इसका निर्माण 1799 ईस्वी में करवाया गया था। और निर्माणकर्ता इसके जो सवाई प्रताप सिंह है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। और इसका अगर डिजाइन पूछे कि जयपुर के अंदर जो हवा महल है इसका डिजाइन किसने तैयार किया, तो उस व्यक्ति का नाम है लालचंद उस्ता। लालचंद उस्ता के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। और दोस्तों हवा महल के अंदर 953 खिड़कियां बनी हुई है, 953 खिड़कियां लगी हुई है। और इन खिड़कियों को झरोखा कहा जाता है, झरोखा कहा जाता है, या झरोखों का महल किसे कहा जाता है? तो हवा महल को झरोखों का महल कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। और जयपुर के अंदर जो है ये गुलाबी पत्थरों से निर्मित है, ये ध्यान में रखना है, गुलाबी पत्थरों से निर्मित है। और दोस्तों जयपुर के हवा महल को 2019 के अंदर 2019 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। 2019 के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट है बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका डी, लखनऊ। और लखनऊ ये उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, यानी राजधानी क्षेत्र है लखनऊ। और लखनऊ के अंदर जो है बड़ा इमाम बाड़ा स्थित है। और बात करें तो बड़ा इमाम बाड़ा ये लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक यानी देखने लायक है, जबरदस्त बनी हुई है, बहुत ही सुंदर बनी हुई है बड़ा इमाम बाड़ा जो है। और बात करें तो बड़े इमाम बाड़े यानी इस बड़ा इमाम बाड़ा को भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है, भूल भुलैया के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो पूछे अगर भारत का भूल भुलैया किसे कहा जाता है, तो बड़ा इमाम बाड़ा जो लखनऊ के अंदर स्थित है। और दोस्तों जो बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माण अवध के नवाब थे आसिफ उद्दौला, अवध के नवाब थे आसिफ उद्दौला। और आसिफ उद्दौला के द्वारा जो है बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? तो 1784 से लेकर 94 के मध्य, यानी 1784 से लेकर 1794 के मध्य जो है बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माण करवाया गया था। और अवध के नवाब थे आसिफ उद्दौला, इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? निम्न में से कौन जो है ये बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, भास्कर। भास्कर जो है ये बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो राइट आंसर होगा इसका वी, वीणा। वीणा ये जो वाद्य यंत्र है ये सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है स्थित है। गोविंद महल है जो हिंदू वास्तुकला है इसका अप्रतिम उदाहरण है, ये कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका ए, दतिया। गोविंद महल है ये दतिया, और दतिया मध्य प्रदेश के अंदर है, ये ध्यान में रखना है। तो मध्य प्रदेश के दतिया के अंदर गोविंद महल स्थित है जो हिंदू वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण है। और बात करें दतिया के अंदर जो गोविंद महल है ये जो इसका निर्माण है, यानी दतिया का जो निर्माण है या दतिया को किसने बसाया था? दतिया जो क्षेत्र है तो 16वीं सदी के अंदर, ध्यान में रखना है, 16वीं सदी के अंदर दतिया क्षेत्र को बुंदेलखंड के राजा थे वीर सिंह जुदेव। वीर सिंह जुदेव नाम के राजा ने जो है दतिया को बसाया था। वीर सिंह जुदेव बुंडेला, इन्होंने दतिया को बसाया था। कब? 16वीं सदी के अंदर। और दतिया के अंदर गोविंद महल स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी, श्री रंगपटम। टीपू सुल्तान की जो मृत्यु है ये श्री रंगपटम के अंदर हुई थी। और बात करें कब हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु, तो मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 ईस्वी में। 4 मई 1799 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। अगर पूछे जन्म कब हुआ टीपू सुल्तान का, तो दोस्तों जन्म हुआ था 10 नवंबर 1750 ईस्वी को टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था जन्म, तो देवनहल्ली एक क्षेत्र है बेंगलोर के अंदर। देवनहल्ली क्षेत्र बेंगलोर के अंदर है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था 10 नवंबर 1750 और मृत्यु हुई थी 4 मई 1799 ईस्वी को। और दोस्तों जो टीपू सुल्तान है इसे मैसूर टाइगर के रूप में जाना जाता है। ध्यान में रखना है कि किस शासक को मैसूर टाइगर के नाम से जाना जाता है, तो टीपू सुल्तान को मैसूर टाइगर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित कर दिया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था, तो राइट आंसर होगा इसका ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध रहा था जिसने अंग्रेजों के भारत के अंदर प्रभुत्व को समाप्त यानी स्थापित कर दिया था। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर है। ध्यान में रखना 22 भी आ सकता है और 23 भी आ सकता है, तो 22 या 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का जो निर्माण है ये सारंगपुर लड़ाई के विजय, जब सारंगपुर का युद्ध जीत कर आए थे, तो इस विजय की उपलक्ष्य के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में करवाया गया था। और कब करवाया था, तो 1440 से 1448 के मध्य विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। और दोस्तों बात करें विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है और हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। और हिंदी देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो ये भी विजय स्तंभ को कहा जाता है। और दोस्तों बात करें विजय स्तंभ की ऊंचाई की, अगर विजय स्तंभ की ऊंचाई पूछे तो 122 फीट ऊंचाई है इसकी, 122 फीट ऊंचाई है। और 30 फीट दोस्तों इसकी चौड़ाई है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है। और 9 मंजिला बना हुआ है, 9 मंजिला बना हुआ है। और जो लास्ट मंजिल है 9वीं मंजिल है, ये विष्णु जो है विष्णु के नाम पे इनको विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान में रखना है विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो राइट आंसर होगा इसका बी, अरबी, यानी अरब जो है ये भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला था। और अरब की तरफ से जो आक्रमण है ये मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ये अरबी था, इन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर होगा इसका ए, दंती दुर्ग, या इसे दंतीवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। दंती दुर्ग या इसे दंतीवर्मन के नाम से भी जाना जाता है। और ये दंती दुर्ग है, ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना कब की गई? तो 735 ईस्वी में राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और राष्ट्रकूटों ने कब तक शासन किया था? तो दोस्तों 735 से लेकर
982 ईस्वी तक, 735 से लेकर 982 ईस्वी तक जो है राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। नेक्स्ट है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर होगा ए, चालुक्य, यानी चालुक्य शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य सेकंड, विक्रमादित्य सेकंड जो है इन्होंने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया था। और बात करें विरूपाक्ष मंदिर तो दोस्तों जो विरूपाक्ष मंदिर है ये जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है तो राइट आंसर होगा इसका डी, महाबलीपुरम। पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान है महाबलीपुरम। नेक्स्ट है होयसल की राजधानी का नाम क्या है? होयसल की राजधानी का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी, द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो है ये होयसल की राजधानी थी। और दोस्तों द्वार समुद्र का आधुनिक नाम की बात करें तो इसे हलेबिड के नाम से जाना जाता है। आधुनिक नाम इसका हलेबिड है, तो हलेबिड भी नाम आ सकता है या द्वार समुद्र में भी नाम आ सकता है। और दोस्तों होयसल है, होयसल ये दक्षिणी भारत का एक राजवंश था, दक्षिणी भारत का राजवंश था। और होयसल राजवंश ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, होयसल राजवंश ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत पर शासन किया था। नेक्स्ट है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, शैव धर्म। चोल राजाओं ने जो शैव धर्म है इनको संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो राइट आंसर होगा ए, यानी जो चोल शासक थे, चोल शासकों के पास एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना थी, नौसेना थी। तो ध्यान में रखना है चोल जो साम्राज्य है, चोल शासक थे जिनके पास सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो राइट आंसर होगा इसका सी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। जो एलोरा की गुफाएं हैं इनके अंदर विश्वविख्यात कैलाश मंदिर है और इन कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था। और जो निर्माण था राष्ट्रकूट के वंश के शासक थे जिनका नाम है राजा कृष्ण प्रथम, राजा कृष्ण प्रथम। और राजा कृष्ण प्रथम ने विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये निर्माण जो है ये 757 से 757 ईस्वी से 783 ईस्वी के मध्य कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों जो कैलाश मंदिर है ये इस पहाड़ी के अंदर 12 मंजिला मंदिर है। कैलाश मंदिर है ये 12 मंजिला मंदिर बना हुआ है और इस एलोरा की पहाड़ियों के अंदर ये बना हुआ है। और कैलाश मंदिर जो है ये औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय। चोल काल के अंदर जो निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा है इसमें जो देवाकृति दी हुई है तो वो देवाकृति किस प्रकार की दी हुई है? तो राइट आंसर होगा इसका सी, चतुर्भुज। यानी चोल काल के अंदर जो नटराज की कांस्य प्रतिमा यानी जो मूर्ति है इसके अंदर ये चतुर्भुजाकार जो है, चतुर्भुज यानी 4 हाथों की एक जो है प्रतिमा दी गई है, ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज हमने भारतीय सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। दोस्तों अगर आपको ये भारतीय सामान्य ज्ञान की जो वीडियो है ये अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना
और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो करियर क्लासेज ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।